हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सुधांशु त्रिवेदी का तूफानी भाषण, राहुल सोनिया सबको उखाड़ फेंका। वेरी गुड। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देश के आर्थिक विषय के ऊपर विचार करने के लिए इस सदन में एकत्र हैं और मैं आशा करता हूं कि अर्थ के इस विषय के ऊपर सार्थक चर्चा से कोई सार्थक निष्कर्ष हम निकालने में सफल होंगे और व्यर्थ की बातों से बचने का प्रयास करेंगे। यह भी एक सत्य है कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था वैश्विक है। आज कोविड के समाप्त होने के बाद और विश्व के कुछ हिस्सों में युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, चूंकि आज स्वाभाविक रूप से कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी दुनिया में होता रहे। मेरे विचार से उस संदर्भ में हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करेंगे तो हमें अधिक बेहतर और सार्थक पक्ष नजर आएगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013। मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। 2013 1.5 है परसेंट, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, बोलना चाहते होंगे, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 पुरानी है क्या? और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। ये भी का ही है 6.3। 13 में थोड़ी कोई था। ये अक्टूबर 2023 का है और इतना ही नहीं माने 13 गलत बोल दिया मैंने, गलत सुना। बड़ी है, इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक तब हुए थे, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में जब अगर IMF ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयारी नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं है, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, पीएफ में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था। तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। देखा वही तो होता था। लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, कि कुछ नहीं ऐसी चलेगा। उन्होंने आश्वस्त किया था द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी जी टू कम इनटू पावर। और आज अगर हम देखें तो वो कोई भी नहीं बैठे, खाली है सब। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है? पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं।
तो क्या ऐसा तो नहीं है कितनी कि गलत अगर है। हम 4% इसका हो मतलब जाता है। हमारी कितनी इसमें फॉरेन की वैल्यू बची है। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब ये सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। ठीक है, तो अच्छी मानी बात बात है, वो 7.5 करोड़ बनाने में धनाढ्य नंबर 3 हो, है ना, करोड़पति, खरीदने में थोड़ी कोई अरबपति नहीं चीज है। ये मोदी जी की वजह से सब आगे बढ़ रहा है। हाँ, वेरी बस गुड। ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रहा है मोदी लोगों के का। नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की इकोनॉमी कौन राइज करेगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत एशिया की इकोनॉमी का इंजन बन के उभरेगा। वाह। मैं एक और डाटा अभी बता देना चाहता हूं Good. कि जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है उसने आंकड़ा दिया कि वर्तमान दीपावली का जो फेस्टिव सीजन गुजरा है और छठ का मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग हुई है, जिसमें छोटे सामान खरीदने से लेके, घरेलू सामान खरीदने से लेके, बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों में अगर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग भारत की जनता ने की है, तो कहीं ना कहीं ये अंधकार से निकलते हुए दीपावली के समान एक नई ज्योति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक संकेत भी दिखाता है। और मुझे यह भी याद आता है मान्यवर, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, एक दौर था जब भारत का, मैं 91 की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था। 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था। लोगों को याद होगा जुलाई अगस्त की बात, तो वही था। तो एक 91 की दिवाली थी, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक ये भी दिवाली है जब महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम केवल कुछ आंकड़ों को देख लें कि हमारे बारे में दुनिया के जो बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर कहता है, एज चाइनाज इकोनॉमी स्लोइंग, द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू पावर अहेड द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ लीडिंग ग्रोथ इन द रीजन। राइट। मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो No पहले facts कहता हैं। था, द फेमस मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट इन जनवरी 2014, जिसमें उसने कहा था कि इंडिया हैज फॉलन इनटू फ्रेजाइल 5। और द सेम मॉर्गन एंड स्टैनली इन अक्टूबर 2013 कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एट इट्स मोस्ट प्रिफर्ड इमर्जिंग मार्केट एंड इंक्रीज इट्स ओवरवेट स्टांस इन इंडियन इक्विटीज। यानी वही जो कहता था कि हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पे है, वो अर्थव्यवस्था अब हमारी उभरने के कगार पे उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। करेक्ट। Global economy is getting weaker and there are only a few bright spots such as US and India, says chief economist of the World Bank. वाह यार, भाई यूएस एंड इंडिया नहीं, इंडिया ही है, यूएस तो वैसे ऐसा तो नहीं है। और दूसरा इसमें एक और पॉइंट था, उसमें ये था कि जैसे यहाँ सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा बैंक जो डूबा था, वो बैंक गवर्नमेंट के नहीं थे। मतलब ये था कि प्राइवेट बैंक है, मतलब मैं चाहूँ तो मैं बैंक खोल लूँ। वैसे एक बंदों ने बैंक खोले थे, उनके डिसीजंस खराब थे, डूब गए। होता है। क्योंकि जो आप बैंक का नाम लेते हैं तो नॉर्मली इंडिया में लोगों को बैंक का लगता है कि गवर्नमेंट का बैंक है, क्योंकि इंडिया में इतने प्राइवेट नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स हैं। यहाँ पे कोई बच्चा खोल सकता है बैंक, तो उस बच्चों ने जो खोला था उन्होंने ढंग से डिसीजन नहीं लिए, डूब गए वो लोग। और काफ़ी तहलका मचा था। वो ठीक है, वो तो इंश्योर्ड थे तो लोगों का पैसा तो बच गया, बट इट वाज देखना पड़ा कि कैसे डुबाते हैं लोग जिनको बैंक चलाना नहीं आता। मगर सारी इनकी डिस्कशन यही थी मेरे ख्याल से, यहाँ पे आके बता रहे हैं कि पहले क्या बुरा हाल होता था और मोदी जी आने के बाद अब क्या बढ़िया हाल है। दैट्स गुड कि लोगों को एश्योरेंस दे रहे हैं कि मोदी जी के समय पे जितनी भी अचीवमेंट्स हुई उनको भूलो मत, पहले क्या हाल था याद रखो। तो वही मेरे ख्याल से जवाब दे रहे हैं। किसी ने पहले स्पीच में कुछ बोला होगा तो उन्होंने उसका, मेरे को लगता है जवाब दे रहे होंगे कि क्या बेकार की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें फैक्ट्स दिखाता हूँ तुमको कि भैया तुम पहले के टाइम में क्या होता था और अब मोदी जी के आने के बाद क्या इंडिया का है। और वर्ल्ड भी जो है वो भी मान रहा है कि इंडिया जो है बहुत ही राइजिंग पावर है। मतलब चाइना तो पीछे होने वाला है और इंडिया आगे आने वाला है, ये वो बता रहे थे। बड़ा मजा आया यार सुनने में, दिल खुश हो गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।